गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये अलख देव कुमार कौन है? कौन है अलख देव कुमार? उसका ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। कोई जानता है क्या अलख देव कुमार को? यस सर, 444 बैच का है सर, रोल 4 सर। अच्छा, हम क्लास कम करता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आई थिंक याद दिलाओ हमको। गुड मॉर्निंग। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अलख देव कुमार, वीडियो ऑन करो तो, सब लोग वीडियो ऑन करो। अलख देव कुमार वीडियो ऑन करिए। हाँ, क्या बोल रहे हो अलख देव? स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बाकी लोग क्यों नहीं वीडियो ऑन कर रहे हैं? रोल नंबर 22, B1 का 72-75, BSc 3। रोल नंबर 12 अजान, आसीन, राहुल। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे याद एक बार हम लोग डिस्कस करें। पिछले क्लास में मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में क्या बात हुआ था? मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात है। थोड़ा सा तुम लोग को हम एक बार याद दिला दो, बहुत गैप हो गया है। हम लोग डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे थे। डेटा लिंक लेयर में दो सब लेयर है, एक है हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या था कि जब फ्रेम सारा का सारा बिट पैटर्न जब एक साथ हम फिजिकल लेयर को देते थे, फिजिकल लेयर बगैर किसी बाउंड्री के सारा 0-1 वो पुश कर देता था चैनल पे। रिसीविंग एंड के लिए ये मुश्किल हो जाता था कि एक फ्रेम को कैसे वो समझ पाए। तो सबसे पहला काम जो दिया गया डेटा लिंक लेयर के एलएलसी को, वो दिया गया कि भाई आप जितना डेटा आप फिजिकल लेयर को भेजिएगा उसमें फ्रेम का बाउंड्री डिसाइड करके भेजिए, ताकि फिजिकल लेयर को तो कोई मतलब है नहीं, उसको तो कुछ है नहीं, वो तो पानी का पाइप है, पानी डाले वो पानी को वहां से यहाँ फ्लो कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम दिया गया फ्रेमिंग का काम। अलग अलग तरीके से डेटा लिंक लेयर हमारा फ्रेम का बाउंड्री तय करने में लग गया कि भाई ऐसा कर देंगे, स्टार्ट डेलिमीटर लगाएंगे, एंड डेलिमीटर लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फ्रेमिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। जब फ्रेमिंग हो गया सर, हाँ, जब फ्रेमिंग हो गया उसके बाद दूसरा जो इश्यू था हमारे पास वो था फ्लो कंट्रोल। ठीक है, हम कितना कस के भेजे, कितना डेटा भेजे ताकि मेरा रिसीवर एंड पे वो डेटा फ्लश आउट ना हो जाए, मिस ना कर जाए रिसीवर उसको स्टोर करने में, पढ़ने में। ठीक है, ये हो गया फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल जब हम देख रहे थे उसी समय हम लोगों ने देखा कि फ्लो कंट्रोल में जब एररलेस डेटा होगा, जो फ्रेम एरर वाला होगा,
उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मान लो कि एक डेटा भेजे तुमको और वो डेटा सही सलामत मिल गया तुमको, तो बहुत अच्छी बात है, तो फ्लो कंट्रोल तो हम कर लिए। तब बात आया एरर कंट्रोल का। एरर कंट्रोल भी पढ़े हम लोग। एरर कंट्रोल में दो तरीके का पढ़े, एक तो पढ़े सिर्फ डिटेक्शन करने वाला, एरर आएगा हम डिटेक्ट कर लेंगे कि एरर है, और अगर वो एरर हुआ तो हम रिसीवर को सॉरी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट या तो नहीं भेजेंगे या तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। दोनों कंडीशन में हम सेंडर को इस बात से अवगत कराएंगे कि भाई आपका डेटा जो था वो एरर वाला था। ठीक है। दूसरा था कि क्या ऐसा संभव है कि हमको जब डेटा प्राप्त हो तो हम सिर्फ एरर डिटेक्ट ही ना करें, करेक्ट भी कर लें। ठीक है। टाइमिंग एरर करेक्शन, डिटेक्शन करेक्शन कोड देख लिया हम लोग। तो ये सारा काम हम कर लिए एलएलसी वाला, फ्रेमिंग कर लिए, फ्लो कंट्रोल कर लिए, एरर कंट्रोल कर लिए, दैट्स ऑल। अब हम आते हैं निचले वाले पार्ट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सारा काम हम फ्रेमिंग भी कर लेंगे, एरर कंट्रोल भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, और सब करने के बाद डेटा सेंड करना है। सेंड करना है ना। इतना काम जो ऊपर हुआ, एलएलसी किया, सारा का सारा काम किस लिए किया गया? ताकि डेटा सेंड करें हम। जब डेटा सेंड करने के लिए हम आए तो देखे कि भाई ये चैनल जो है वो तो सब लोग यूज कर रहा है, तो सारा सिस्टम यूज कर रहा है। हम फ्रेमिंग भी कर लिए, एरर कंट्रोल भी कर लिए, फ्लो कंट्रोल सब कर लिए, लेकिन डेटा जैसे ही हम चैनल पे रखने जा रहे थे, देखे वहां तो ऑलरेडी डेटा आना जाना लगा हुआ है। तो अगर हम डेटा वहां पे सेंड कर देंगे तो मेरा किसी दूसरे के साथ डेटा हमारा कोलाइड कर जाएगा, डेटा कोलाइड कर जाएगा। तो क्या किया जाए? अब कैसे हम रिजॉल्व करें इस बात को, इस कंटेंशन को, इस लड़ाई को, इस चुनौती को कि भाई हम ही डेटा मीडिया यूज करेंगे, अभी आप मत कीजिए या आप कर लीजिए, हम रुक जाते हैं, कैसे करेंगे? ये काम दिया गया था मीडिया एक्सेस कंट्रोल को या मीडियम एक्सेस कंट्रोल को। मीडियम मतलब वही चैनल। ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको लगता है ना? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मुकेश कुछ बताओ। ये सर पढ़ लिए थे यस सर, यहाँ तक मैक्स से ही शुरू करना है सर। हाँ, ओके। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। अगर हमारा चैनल डेडिकेटेड हो, जैसे मेश टोपोलॉजी में होता था, तो क्या हमको मैक की आवश्यकता पड़ेगी? यस और नो बताओ। सर क्वेश्चन फिर से करिए। जैसे मान लो कि मेरा एक सिस्टम है, एक तुम्हारा सिस्टम है, मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम के बीच में एक तार कनेक्टेड है, तो हमारे सिस्टम को जो डेटा सेंड करना होगा, क्या उसको मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी? वो तो डेडिकेटेड है ना, वो सिर्फ मेरे सिस्टम और तुम्हारे सिस्टम के बीच का डेटा कम्युनिकेशन कर रहा है वो, तो हमको मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी चैनल में एक और कंप्यूटर मुकेश का भी जुड़ा हुआ है, एक और कंप्यूटर रवि का भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक केबल है, यहाँ मेरा सिस्टम, यहाँ तुम्हारा सिस्टम, यहाँ मुकेश का सिस्टम, यहाँ, तो एक केबल हम 4 सिस्टम के बीच में शेयर हो रहा है। अगर हमको मुकेश को कोई डेटा भेजना है तो हम मुकेश को डेटा भेज रहे थे, ठीक इसी समय तुम अगर कोई डेटा सेंड करते हो मुकेश को, तो मेरा डेटा पैकेट तुम्हारा डेटा पैकेट कोलाइड कर जाएगा और किसी का डेटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और डेडिकेटेड चैनल है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब ढेर सारे चैनल एक कॉमन, ढेर सारे स्टेशन एक कॉमन चैनल को यूज कर रहे हो, ढेर सारे स्टेशन एक कॉमन चैनल को यूज कर रहे हो, तब हम लोग को देखना पड़ता है कि इस चैनल का अलोकेशन किस स्टेशन को करा जाए, कब किस स्टेशन को वो चैनल अलोकेट करा जाए, ताकि कोई और उस समय डेटा सेंड ना करे, बगैर कोलिजन के हमारा डेटा वहां हो जाए। ये बात समझ में आ रही सबको? कमलेश? यस सर। यस सर। यस सर। तो multiple access control, lower sub-layer of the data link layer is responsible for resolving access to the shared media
called multiple access control or media access control. If the channel is dedicated, we do not need the lower sub layer. तब हमको अगर चैनल डेडिकेटेड है तो हमको डेटा लिंक लेयर का निचला लेयर जो है मैक लेयर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां देखो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है जिसका भी हम नियम कानून हम बात करते हैं उसको हम बेसिकली 3 भाग में बांट देते हैं। एक है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सिलेबस में है और हमको पढ़ना है। दूसरा है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये पढ़ देंगे हम लोग लेकिन वैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल कि हम अलग अलग चैनल बना के भी हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसमें। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कहने का मतलब, रैंडम करने का मतलब होता है एकाएक। और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जब यूज होता है स्टेशन के बीच में तो हर स्टेशन जिसको जब डेटा सेंड करना हो वो अलोकेशन की आवश्यकता का वेट नहीं करता है, वो डेटा सेंड कर देता है। डेटा सेंड करेगा बगैर जाने बूझे। आप रोड पार करिएगा तो 10 बार में अगर 5 बार पार कर जाइएगा तो 5 बार एक्सीडेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हुआ सब होगा जिसमें चैनल का कंट्रोल किसी के पास नहीं होता है। जो सेंडर है उसी को सब काम करना है, उसी को टेक केयर करना है कि मेरा कोलिजन नहीं हो, कोलिजन हो तो उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करें। ये सारा का सारा काम सारा स्टेशन मिला हुआ है और कोई इसमें मॉनिटर नहीं है। जैसे मॉनिटर हुआ करता था ना हम लोग का टोकन पासिंग में, ठीक है, वैसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं बना हुआ है। दूसरा है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में एक अलग सिस्टम होगा जो कंट्रोल करेगा, जो आपको परमिशन देगा और परमिशन आपसे रिवोक कर लेगा कि नहीं अभी आप मत भेजिए, हाँ तुम चलो, तुम भेजो, तुम रुक जाओ। तो ये कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग टोकन पासिंग हम लोग देखे हुए भी हैं। जो टोकन रिंग पढ़ रहे थे तो कि टोकन था, टोकन पास हो रहा था, टोकन होल्ड करते थे, तब डेटा सेंड करते थे, डेटा सेंड करने के बाद हम टोकन रिलीज कर देते थे। एक तरीका वो भी था कि चूंकि कॉमन चैनल है तो कोई एक ही भेज सकता है, एक टोकन पासिंग भी था। तीसरा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल तुमको याद होगा हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े थे अभी ना, मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े थे कि तरह तरह का डेटा अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे या टाइम पे हम लोग मल्टीप्लेक्स कर लेते थे और एक ही चैनल में भेज देते थे। हमको टेंशन नहीं होता था कि हम कोलाइड कर जाएगा मेरा डेटा। 4 सिस्टम है, चारों सिस्टम को अगर एनालॉग की बात करें तो चारों सिस्टम को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में दे देते हैं। ठीक, हम सब 500 फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तुम 600 भेजोगे, अगला 700 भेजेगा, अगला 800 भेजेगा। ठीक है, तो हमको जब डेटा सेंड करना होगा अपना डेटा को उस फ्रीक्वेंसी रेंज पे बनाएंगे, डेटा क्लब करेंगे उसके साथ और सेंड कर देंगे बगैर कुछ सोचे हुए। तुम भी अपना काम करोगे, अपने फ्रीक्वेंसी रेंज पे करोगे तो सेम चैनल पे सारा डेटा जाएगा बगैर कोलिजन के। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी क्या बताएं हम? एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। कह रहे थे कि हम लोग को करना ये है कि एक सेम चैनल पे अलग अलग स्टेशन से डेटा भेजना है और वो कोलिजन ना हो ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग 3 तरह का प्रोटोकॉल यूज करेंगे, रैंडम, कंट्रोल एक्सेस एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस में जितना स्टेशन होगा वो हर स्टेशन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप अपना देखिए, आप किसी को किसी दूसरे चैनल का को परमिशन नहीं दे सकते हैं, न उसका परमिशन आप रिवोक कर सकते हैं। सब अपना अपना मालिक है, सब एक ही लेवल पे है, सबका जो प्रायोरिटी है एक है, कोई किसी को बाधित नहीं कर सकता, कोई किसी को परमिशन नहीं दे सकता है। ठीक, ये हो गया रैंडम एक्सेस। दूसरा था कंट्रोल एक्सेस, जिसमें सारे स्टेशन के बीच में कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म होगा और उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक सिस्टम होगा। ठीक है, तीसरा था चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जिसमें हम जितने स्टेशन है हर स्टेशन को अलग अलग या तो फ्रीक्वेंसी या तो टाइम या तो कोड ऐसा डिसाइड करके दे देंगे कि वो अपना उसी फ्रीक्वेंसी पे उसी टाइम डोमेन में वो डेटा सेंड करेगा और कोलिजन नहीं होगा। मल्टीप्लेक्सिंग याद कर लो, है ना, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम डिवीजन, हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग किए थे ना
कि सारा का सारा डेटा को मल्टीप्लेक्स कर देंगे और मल्टीप्लेक्स करके सेम चैनल भेज देंगे और वहां डीमल्टीप्लेक्स करके उतार लेंगे सबको चैनल पर से। ठीक है, तो ये 3 तरह का काम है जो हमको देखना है, जिसमें हम डेटा सेंड करेंगे कॉमन चैनल पे, सारा स्टेशन शेयर करेगा और डेटा भी हमारा सही सही पहुंच जाएगा। ठीक है, अब और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, इन रैंडम एक्सेस मेथड ऑल स्टेशंस आर एट द सेम प्रायोरिटी लेवल। कहने का क्या मतलब कि सब एक ही लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि हमको भेजना है और हम हाई प्रायोरिटी पे है, किसी और को भेजना तो उसको बोलना चुप तुम शांत बैठो, तुम बैठो, तुमको नहीं भेजना भी। ऐसा नहीं कर सकते। सारा स्टेशन एक ही लेवल पे है, कोई किसी को परमिशन भी नहीं दे सकता है, कोई किसी के परमिशन को रिवोक भी नहीं कर सकता है। इट मीन्स नो वन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन। ओके, नो स्टेशन इज असाइंड द कंट्रोल ओवर अनदर। No station can allow or does not allow to others. When a station need to send, it must use a procedure defined by the protocol to make a decision on whether or not to send. अगर जिस स्टेशन को भेजना है वो एक प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो प्रोसीजर प्रोटोकॉल द्वारा दिया गया है, उस प्रोसीजर को उसको फॉलो करना पड़ेगा और तब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम अभी भेजें कि नहीं भेजें। कोई तुमको देखने वाला नहीं है, तुमको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हर स्टेशन को जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा कि जो प्रोटोकॉल बोला गया है उस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आप करें। ठीक है, हम लोग सड़क पार करते हैं तो एक हम लोग को जेब्रा क्रॉसिंग है, आगे बाएं और दाएं देखना है, तब पार करना है, ये सारा का सारा हमको बताया गया रहता है। कौन देखता है? अलग बात है पुलिस रहता है कभी कभी, लेकिन पैदल वाले के लिए कौन पुलिस है ना। तो ठीक उसी तरह से ये जिम्मेदारी खुद स्टेशन को लेनी पड़ेगी। दिस डिसीजन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम। स्टेट ऑफ द मीडियम कहने का मतलब कि क्या मीडियम खाली है, भी कोई यूज नहीं कर रहा है या कोई यूज कर रहा है, मतलब आइडल है या बिजी है, इसके आधार पे हम डिसीजन लेंगे कि हम क्या करें। ठीक है, इन रैंडम एक्सेस देयर इज नो शेड्यूल्ड टाइम फॉर स्टेशन टू ट्रांसमिट। नहीं बोले, रैंडम का मतलब ही क्या है कि हमको डेटा सेंड करना है, कर दिए। ठीक है, कोई शेड्यूल टाइम नहीं है, कोई हमको चेक नहीं करना है, बस डेटा सेंड कर देंगे। तो ऑब्वियसली अगर तुम सोच के देखो कि अगर हमको जब डेटा सेंड करना है बगैर कुछ जांचे परखे हम डेटा सेंड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोलिजन होगा, है ना। हम देख ही नहीं रहे हैं कि डेटा पे ट्रैवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सेंस नहीं कर रहे हैं चैनल को, हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि चैनल को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको जब मन हुआ तब हम दौड़ के रोड पार कर गए, वैसा वाला कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इज रैंडम among the stations, that is why these methods are called random access. In random there is no rule specify which station should send next. कौन एक स्टेशन सेंड करेगा नेक्स्ट, या अभी हम करेंगे तो कल तुम करोगे तो परसों तुम करोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। स्टेशन कंप्लीट विथ वन अनदर टू एक्सेस द मीडियम। ठीक है, ओके यहां तक हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे अलोहा देखेंगे, स्लॉटेड अलोहा देखेंगे, सीएसए में सीडी देखेंगे एंड कोलिजन डिटेक्शन देखेंगे। ठीक है, अलोहा अलोहा प्रोटोकॉल जो था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई उन्होंने डिजाइन किया था और उन्होंने कहा कि सबसे आसान एक प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे जिसमें सारे स्टेशन सेम फ्रीक्वेंसी पे, वाईफाई की बात हो रही है, वायरलेस लैन की बात हो रही है, रेडियो वेव की बात हो रही है, तो सारे स्टेशन सेंडर जितने भी हैं एक ही फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कर देंगे।
अगर डेटा उनका रिसीविंग एंड पे रिसीव हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट अलग चैनल पे देगा, अलग फ्रीक्वेंसी पे देगा, उस पे नहीं देगा। ठीक है, वो अलग फ्रीक्वेंसी पे रिस्पांस देगा कि हाँ डेटा हमको मिल गया। ठीक। Aloha protocol was designed as part of a project at the University of Hawaii. It provided data transmission between computers on several of the Hawaiian islands using radio transmission. All messages were sent using the same frequency. When it is received, the receiving station would broadcast an acknowledgement on distinct outgoing frequency. इसलिए मेरा एक्नॉलेजमेंट पैकेट डेटा से कोलाइड नहीं करता है, और तो डेटा तो सब कोलिजन तो हो ही रहा है, सब डेटा हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। अब अगर किसी टाइम मैनेजमेंट के भेज रहे हैं तो कोलिजन तो होगा, लेकिन अगर कोई डेटा हमको मिल गया, एक्नॉलेजमेंट भी हम उसी फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो डेटा के साथ एक्नॉलेजमेंट मेरा कोलाइड करने लगेगा। जब डेटा एक्नॉलेजमेंट कोलाइड करेगा तो सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो दोबारा सेंड करेगा, तो ट्रैफिक और था, उस ट्रैफिक में और एक तो एक्स्ट्रा ट्रैफिक हो जाएगा। इसीलिए एक्नॉलेजमेंट को अलग रखा गया कि भाई आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, एक्नॉलेजमेंट क्योंकि आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी है, एट ए टाइम किसी एक को डेटा मिलेगा तो वो भेजेगा, तो उस समय एक्नॉलेजमेंट के टकराने का बहुत चांस कम है, ना के बराबर। In this, multiple stations can transmit data at the same time at the same frequency, so it leads to collision. Obvious बात है कि collision होगा। The original Aloha protocol is called pure Aloha. Aloha का दो फॉर्म आया, एक तो Aloha आया, इसका थोड़ा मॉडिफाई करके इसको बेटर किया गया, तो बोलते हैं इसको स्लॉटेड अलोहा। तो अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। तो प्योर अलोहा क्या है? अलोहा जिसको बोल रहे हैं ओरिजिनल अलोहा, दैट इज प्योर अलोहा। ठीक है, अलोहा बोलो या प्योर अलोहा बोलो, बात एक ही है। इसी को थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा टाइम डाल के, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो प्योर अलोहा pure aloha. This idea, the idea that each station sends a frame whenever it has a frame to send. Because there is only one channel to share, there is high possibility of collision between the frames from different stations. अब देखो, गौर से समझना बात को। हमको और फैजान दो लोग हैं जिसको डेटा सेंड करना है। इसी टाइम पे हमको पता चला कि डेटा सेंड करना, हम भी सेंड किए, फैजान भी सेंड कर दिया, दोनों कोलिजन हो गया। और जैसे ही कोलिजन हुआ, पता चल गया कि कोलिजन हो गया है, पता चल गया कोलिजन हो गया है। जैसे ही कोलिजन होगा, अब करना क्या है, हमको तो रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, फैजान को भी रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये आइडिया कैसा रहेगा कि जैसे ही हम डेटा सेंड किए, सेम टाइम में सेंड किए, सेम टाइम में हमको और फैजान दोनों को पता चला कि कोलिजन हुआ है। अच्छा, कोलिजन हो गया, चलो रीसेंड करते हैं। दोनों लोग यही सोचे, दोनों रीसेंड कर दिए, तो फिर कोलिजन हो जाएगा। यस और नो? फिर से कोलिजन हो जाएगा। यस सर। सेम टाइम में फिर हमको पता चला कोलिजन हो गया, फैजान को भी पता चला कोलिजन हो गया, ओह फिर रीसेंड करना पड़ेगा। दोनों यही सोचे, दोनों फिर रीसेंड कर दिए, तो ये इनफिनाइट टाइम तक कोलिजन चलता रहेगा, कभी डेटा सेंड नहीं सर होगा। ऐसे कॉल बोले सर, ऐसे कॉल करने में भी तो होता है, जब दोनों एक साथ कॉल करता है तो नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा देर ट्राई करें, छोड़ देते हैं, अच्छा लगता है वो भी ट्राई कर रहा होगा, तो रुक जाते हैं, है ना। और सेम टाइम वो भी यही सोचेगा कि ओह बार बार लगता नहीं लग रहा है, लगता है कि उधर से भी ट्राई हो रहा है, हम भी रुक जाते हैं, दोनों रुक जाएगा रैंडम टाइम के लिए। दोनों रैंडम टाइम के लिए रुका, और रैंडम टाइम रुकने के बाद जो पहला उठ गया, चलो हम करके देखते हैं, उसका रिंग लग जाएगा।
लेकिन दोनों सेम अमाउंट सम रैंडम टाइम के लिए वेट किया और फिर क्लियर, फिर नहीं होगा। ठीक है। यस सर। तो जब कोलिजन होगा तो हम लोग कोलिजन से बचने के लिए क्या टैक्टिक्स यूज करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि हम एक रैंडम टाइम का चुनाव करेंगे वेटिंग के लिए। मेरा फैजान दोनों लड़ गया, मतलब कोलाइड हो गया, तो हम लोग को जो पता चला कोलिजन हो गया, ओह चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको प्रोटोकॉल में क्या बताया गया है। प्रोटोकॉल में बताया गया है कि कोलिजन होने के कारण, जब कोलिजन हो जाए तो आपको कुछ नंबर दिया जाएगा, इस नंबर के बीच में कोई एक रैंडम नंबर चुनिए। मान लो रैंडम नंबर 0 और 1 दिया गया है, हमको भी 0 और 1 दिया गया है, फैजान को भी 0 1 दिया गया है। दोनों लोग अपना नोटबुक निकाले, रैंडम नंबर देखे, 0 और 1, 0 और 1, तो हमको 0 और 1 चुनाव करना है, 0 या 1, फैजान को भी 0 या 1। अगर दोनों 0 चुन लें तो दोनों फिर सेंड करेंगे, फिर कोलिजन। दोनों 1 चुन लें तो दोनों 1 चुनेंगे, कुछ देर के लिए रुकेंगे, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रुकेंगे, फिर सेंड करेंगे, फिर कोलिजन। दोनों अगर अलग अलग चुनेंगे तो नहीं होगा कोलिजन। ठीक है। तो यही काम हमको देखना है कि इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। व्हेन कोलिजन अकर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। व्हेन कोलिजन अकर, ईच स्टेशन वेट फॉर द रैंडम टाइम। रैंडम टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ऑफ टाइम। बैक ऑफ मतलब कदम पीछे हटा लेना। ठीक है। तो बैक ऑफ टाइम है, एक रैंडम टाइम होगा बैक ऑफ टाइम, जिसको TB से शो करेंगे, एंड ट्राई टू सेंड अगेन, उतना टाइम के बाद दोबारा सेंड करेंगे। दिस बैक ऑफ टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, है ना। ये कोई सीधा साधा है नहीं कि भाई घड़ी देख के इतना देर रुकना नहीं है, एक फार्मूला दिया गया है। उस फार्मूला के आधार पे हम बैक ऑफ टाइम को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसको रिट्रांसमिट करेंगे, और वो फार्मूला है R गुना TFR। ठीक है। वेयर R इज ए रैंडम नंबर चूजन, जो रैंडम नंबर चुनना है, 0 और 1 जैसे चुन रहे थे हम लोग, एंड TFR इज द एवरेज ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फॉर ए फ्रेम। TFR क्या है? ये हमको जो एक फ्रेम जो सेंड करना है, एक फ्रेम सेंड करने में सिस्टम से वो फ्रेम पूरा का पूरा नेटवर्क में उतारने में जो टाइम लगा है। सर माना कि अलोहा डेटा लिंक लेयर का टॉपिक है, लेकिन एक्चुअल में आप अलोहा किसको बोल रहे हैं? नहीं समझे सवाल। प्रगति, प्रगति तुम लेट से ज्वाइन की हो लगता है। हम बात कर रहे थे कि अगर बहुत सारा स्टेशन है और उसको कॉमन चैनल को यूज करते हुए डेटा सेंड करना है, तो उसमें हम लोग 3 तरह का पढ़े कि 3 तरह का सिस्टम है। एक है रैंडम, ठीक है, दूसरा है मॉनिटर्ड वाला, जो जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और तीसरा था चैनलाइजेशन। 3 तरह का हमारा प्रोटोकॉल है। तो पहला वाला जो रैंडम है, उसी में है अलोहा, या उसको प्योर अलोहा बोलो या अलोहा बोलो, प्रोटोकॉल का नाम है, प्रोटोकॉल का नाम है। ठीक है, पूछो। Yes, sir. क्या पूछ रही हो? यही पूछ रही थी। Yes, sir. हाँ देखो ना, ये वाला स्लाइड एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला स्लाइड देखो, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में ये 4 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अलोहा है, इसी में अलोहा में हम लोग पढ़ेंगे स्लॉटेड अलोहा, जिसको बेटर किया गया। उसके बाद कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस पढ़ेंगे। उसके बाद कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस एंड कोलिजन डिटेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये हम कह रहे थे कि हम लोग रैंडम टाइम चुनेंगे। रैंडम टाइम में जो एवरेज ट्रांसमिशन टाइम होगा एक फ्रेम का, उससे गुना करेंगे, और उतना देर तक के लिए हमको वेट करना है, उतना देर तक के लिए हमको वेट करना है। ठीक है, अब ये देखो,
स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। ये फ्रेम है मेरा बिगिन और स्टार्ट, ये ऐसा करके है फ्रेम का साइज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो तो, स्टेशन 1 जो सेंड फ्रेम भेजा था, ठीक है, वो फ्रेम का लास्ट वाला पोर्शन स्टेशन 2 के स्टार्टिंग वाला फ्रेम से टकरा गया। जरूरी नहीं है कि पूरा फ्रेम साथ साथ टकराए। अगर हमारा फ्रेम जा रहा है, उसका लास्ट बिट भी बचा हुआ था और ठीक उसी समय कोई और सेंड कर दिया, तो लास्ट बिट तो एंड वाला बिट और इसका फर्स्ट बिट दोनों कोलाइड कर जाएगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी था, अलग अलग डेटा था, दोनों ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होके आम का इमली हो गया। ठीक है, यह हम क्या देख रहे हैं कि बी का मतलब स्टेशन 1 का जो फ्रेम था उसका एंड वाला कुछ बिट और स्टेशन 2 के बिगिन वाला कुछ बिट एक साथ चैनल पे आया, ये पोर्शन मेरा जो है वो कोलाइड कर गया। ठीक यहाँ पे देखो, इसका एंड और इसका बिगिन भी कोलाइड कर गया। बात समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, टीएफआर क्या है कि फ्रेम को सिस्टम से उतारने पे जो समय लगता है, जो सिस्टम से फ्रेम जो हमारे नेटवर्क चैनल पे उतरेगा, दैट इज टीएफआर। ओके, मान लो हमारा टीएफआर 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड में हम ये फ्रेम हम नेटवर्क पे उतार सकते हैं। अगर मेरे भेजने के 1 सेकेंड पहले कोई नहीं भेजा है, तो मेरे टीएफआर के आगे एक पूरा टीएफआर खाली रहेगा, यस और नो? एक टीएफआर मतलब 1 सेकेंड, मान लो यस सर। 1 सेकेंड में हमको लगता है एक पैकेट को अपने सिस्टम से नेटवर्क में उतारने में, ठीक है, 1 सेकेंड लगेगा हमको। तो हम 10 बज के पूरा 10 बजे हम एक फ्रेम उतारे और 9 बज के 59 मिनट 59 सेकेंड के बाद कोई और नहीं है, मतलब मेरे फ्रेम के 1 सेकेंड पहले कोई फ्रेम नहीं है और मेरे फ्रेम के 1 सेकेंड बाद भी कोई फ्रेम नहीं है, तो मेरे फ्रेम के एक टीएफआर पहले और एक टीएफआर बाद में कोई फ्रेम नहीं है, तो हमारा कोलिजन नहीं होगा। नो नो सर, सर। No, sir. नहीं होगा, कोलिजन कैसे होगा सर? नहीं होगा। तो हमारा जो फ्रेम है उसके जितना टीएफआर लग रहा है हमको, उसके आगे और उसके पीछे अगर कोई नहीं है उतना डिस्टेंस पे, इसीलिए देखते हो हम लोग बात करते हैं ना कि स्टेशन पे जाते हैं, जब ट्रेन आती है तो बोलता है कि वो फलना स्टेशन छोड़ा है वो ट्रेन, तो फलना स्टेशन छोड़ेगा तब ना वो आगे वाला स्टेशन आएगा, एक स्टेशन गैप करके चलता है। तो कुछ वैसा ही है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम एक फ्रेम के लिए जो वल्नरेबल टाइम है वो क्या है, हमारा 2 गुना एफआर है। जितना एफआर होगा उसका दुगुना हमारा वल्नरेबल टाइम हो जाता है किसी फ्रेम को कोलिजन से बचाने के लिए। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम है जिसके आधार पे अलोहा प्रोटोकॉल यूज करता है पैकेट को सेंड करना, पैकेट को कैसे सेंड करना है। ठीक है, के है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। क्या हम किसी स्टेशन को इनफिनाइट टाइम तक ट्राई करने दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। एक फाइनाइट टाइम डिसाइड करेंगे, उतना ही टाइम के लिए उस स्टेशन को परमिशन रहेगा डेटा सेंड करने का। ठीक है, उस फाइनाइट टाइम में हर बार अगर कोलिजन हो जाता है तो हम बोलेंगे तुम बैठो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं सकोगे, अब पप्पू पास नहीं हुआ। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट नॉर्मल केस में 15 देते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से 15। टीपी मतलब टोटल प्रोपगेशन ऑफ टाइम, टोटल मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम, और टीएफआर एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर ए फ्रेम। टीपी और टीएफआर एक ही हो जाता है। और टीबी क्या है? बैक ऑफ टाइम है, रुकने के लिए कितना हमको रुकना है, दैट इज टीबी। चलो सेंड करते हैं। हम एक फ्रेम है, सॉरी हम एक स्टेशन है, हमको एक डेटा सेंड करना है। स्टार्ट किए, पहला अटेम्प्ट है तो केक को 0 से स्लाइस किए, फ्रेम को सेंड कर दिए। ठीक, फ्रेम को सेंड करने के बाद अगर टोटल ट्रांसमिशन टाइम हमारा टीपी है, तो एक्नॉलेजमेंट आने के लिए वो कितना वेट करना पड़ेगा? समझो बात को क्या बोल रहे हैं।
मेरा कंप्यूटर या मेरा स्टेशन और तुम्हारे स्टेशन के बीच का टोटल प्रोपगेशन टाइम जो है, ठीक है, वो है टीपी। तो पैकेट जाने में टीपी रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा तो वो फिर टीपी लेगा, टीपी सेकंड जाने में या टीपी सेकंड आने में, मतलब 2 टीपी, है ना। Yes, sir. तो हम एक फ्रेम सेंड करेंगे, एक फ्रेम सेंड करेंगे, उसके बाद 2 टीपी टाइम के लिए वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। 2 टीपी जैसे ही पूरा हो जाएगा तब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो सक्सेस हो गया, नहीं एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। जब गड़बड़ हो गया तो हम ये कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, मतलब हमको दोबारा ट्राई करना है, तो के को अपडेट करेंगे, के में एक इंक्रीमेंट कराएंगे के प्लस प्लस। जब के का वैल्यू बढ़ गया तब चेक करेंगे कि क्या के का वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा तो नहीं हो गया है, बराबर तो नहीं हो गया है, मतलब हमको अभी और भेजने का परमिशन है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इफ के इज ग्रेटर देन के मैक्स, अगर यस होता है तो अबॉर्ट कर देंगे, प्रणाम कर देंगे कि हमसे नहीं होगा। अगर अभी चांस बचा हुआ है तो हम रैंडम टाइम का चुनाव करेंगे, और रैंडम टाइम आर कैसे चुनेंगे, तो 0 से शुरू करेंगे और 2 टू द पावर के माइनस 1 तक चुनेंगे। तो के का वैल्यू अभी 1 है, मेरा के का वैल्यू 1 है, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2, उसमें से एक घटा दिया हुआ 1, तो 0 और 1 दो ही नंबर मिला हमको, 0 एंड 1, किसी में से हमको चुनाव करना है कि 0 या 1 चुन लें। जो तुम चुनो, 0 चुनो या 1 चुनो, उस आर को टीपी के साथ या टीएफआर के साथ गुना करेंगे, ठीक। मान लो कि मेरा टीएफआर जो था वो या टीपी जो था वो 1 सेकंड था और हम एक चुनाव किए हैं, तो मतलब 1 सेकंड का हमको वेटिंग टाइम मिलेगा, बैक ऑफ टाइम टीबी हमारा 1 सेकंड होगा। 0 चुनाव करते हैं तो क्या होगा, मेरा टीपी 1 सेकंड गुना 0 मतलब इमीडिएट सेंड कर देंगे, ठीक है। दो स्टेशन है, एक 0 चुनाव करता है, एक 1 चुनाव करता है, और टीएफआर कुछ भी हो सकता है, मान लो टीएफआर 5 मिली सेकंड है, तो एक जो चुनाव किया वो 5 मिली सेकंड वेट करेगा, जो 0 चुनाव किया वो इमीडिएट भेज देगा, तो अब ऑटोमेटिक वो हमारा टीएफआर का गैप हो गया, एक टीएफआर का गैप हो गया, है ना। तो एक टीएफआर का गैप हो गया तो मेरा डेटा सेंड हो जाएगा, कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो फिर कोलिजन हो जाता है, दोनों 0 चुन लेता है या दोनों 1 चुन लेता है, तो क्या होगा, फिर वापस यहाँ आओ, सेंड अ फ्रेम, फिर हम लोग 2 टीपी के लिए रुकेंगे, एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस यहाँ आएंगे, के का वैल्यू फिर बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो के का वैल्यू 1 था अब 2 हो जाएगा, फिर यहाँ टेस्ट करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल टाइम, फिर यहाँ आएंगे। अब रैंडम नंबर का चुनाव देखो तो क्या हो रहा है, 0 एंड 2 टू द पावर के माइनस 1, के का वैल्यू हो गया 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4 में से 1 गया, हो गया 3, तो अब 0 से 3 के बीच चुनाव करना है, तो 0 1 2 3, 4 डिजिट मिला हमको चुनाव करने के लिए। तो मान लो सेकेंड चांस में जब के का वैल्यू 1 था तो 0 और 1 था, तो प्रोबेबिलिटी था कि अभी भी 50% प्रोबेबिलिटी था कि फिर कोलिजन हो जाए, लेकिन अब 4 तीसरे चांस में 4 नंबर हो गया, तो अब प्रोबेबिलिटी 25% हो गया कोलिजन होने का, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो जैसे जैसे टर्न बढ़ता जाएगा रैंडम नंबर का जो रेंज है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर तो जब मान लो, जब इसको सर, हेलो हाँ हाँ सर, मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम जो है यहाँ पर 2 इंटू टीपी, वो हाँ, नहीं मिलेगा इसको।
हाँ देवाशीष कुछ बोल रहे थे। देवाशीष, सर हाँ देवाशीष क्या बोल रहे थे? मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम जो है हाँ वो ASK अगर रिसीव नहीं करता है तो K का वैल्यू इंक्रीज होगा ना कैसे? के का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ तो जब जब मेरा चांस बढ़ेगा ना, मतलब जिस चांस में हम भेज रहे हैं तो नंबर ऑफ के का वैल्यू है उसके आधार पे रैंडम नंबर हमारा डिसाइड होगा। सर वहां पर K क्यों लिखा है? K मैक्स नॉर्मली वैल्यू वहां पर 15 तक लिया जाएगा। हाँ ये हम बोले ना, किसी स्टेशन को इन्फिनाइट टाइम तक हम डेटा सेंड करने का परमिशन नहीं दे सकते हैं। इन्फिनाइट टाइम तक डेटा सेंड करने का परमिशन नहीं देंगे क्योंकि हमारा पर्पस ही नहीं, नेटवर्क का जो क्वालिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन था उसमें जिटर और टाइम जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो एक डिसाइड किया गया उसको फाइनाइट करने के लिए कि के को हम हर फेल्योर के बाद जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं के का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और उस के वैल्यू के आधार पे हम रैंडम नंबर का चुनाव कर रहे हैं और उस रैंडम नंबर को गुना कर दे रहे हैं QP से, तो बैक ऑफ टाइम मिल जा रहा है हमको, कितना टाइम हमको वेट करना है। ओके, मान लो क्या हम इन्फिनाइट टाइम के लिए वेट कर सकते हैं क्या? मतलब हमको डेटा चाहिए तुम्हारे सिस्टम से, हम रिक्वेस्ट किए कि भाई उस सिस्टम से हमको डेटा मिल जाए, तो कितना देर हम वेट करेंगे? पूरा दिन वेट करेंगे तुम्हारे डेटा के लिए? नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक मैक्सिमम टाइम दिया गया, मैक्सिमम टर्न दिया गया कि अगर इतने देर में आप डेटा सेंड कर पाते हैं तो ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल टाइम है? इसके बाद अगर डेटा सेंड नहीं कर पाते हैं तो आप अबोर्ट कर जाइएगा, बोलिएगा हम अब डेटा सेंड नहीं करेंगे। अब डेटा जो सेंड होगा अब तुमको दूसरे सेशन में फिर से के बराबर 0 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्रोटोकॉल को हमको फिजिबल बनाना पड़ेगा, हम सिर्फ थ्योरेटिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा प्रोटोकॉल जो है यूज होता है। ठीक है, तो वो यूजेबल होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। इसीलिए के मैक्स एक टाइम दिया गया है, एक टर्न दिया गया है, उससे ज्यादा होने पे आपको अबॉर्ट कर जाना है, आपसे डेटा सेंड नहीं हो रहा है। ठीक, कारण कुछ भी हो सकता है, हमारा चैनल खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पता चला चैनल खराब है, हम डेटा सेंड कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, हजार बार हम यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है, तो चैनल में डिफेक्ट हो सकता है ना? तो यही कारण है। तो के का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा हमारा रैंडम नंबर का जो रेंज है वो बढ़ता जाएगा, और जब नंबर जैसे से मतलब कि 4 टर्न में 2 टू द पावर 4, तो 2 दूनी 4, 2 8 16 माइनस 1 15, 0 से 15, 0 से 15 बहुत बड़ा रेंज होता है। उस रेंज में शायद ही ऐसा संभव हो कि 2 स्टेशन फिर भी कोई एक नंबर चुनाव कर ले। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब पहला के बराबर 0 था तो कोलिजन तो होना ही था, के बराबर Yes, जब sir. 1 हो गया तो 50% चांस हो गया कि होगा क्या नहीं होगा। के का वैल्यू आगे बढ़ा तो और कम चांस हो गया कोलिजन का। जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ता जाएगा कोलिजन का चांस हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और समझो, ये जो के का जो वैल्यू जो हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, वो 2 स्टेशन के बीच हो रहा है। सपोज करो हम और तुम डेटा सेंड करने वाले हैं, कोलिजन हम लोग के बीच हो रहा है और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग के बराबर 0 था मेरा, तुम्हारा भी के बराबर 0 था, तुम टाइम सेट किए, के बराबर 1 हो गया तो हम टाइम सेट किए कर रहे हैं। लेकिन तभी तीसरा चैनल को, तीसरा स्टेशन कोई आ गया, उसके लिए तो के बराबर 0 है। हम और तुम अपना कंटेंशन फ्री कर लिए, है ना? हमको भी 4 मिला, तुमको भी 4 मिला, दोनों में से रैंडम टाइम का चुनाव करना था, तो हम 0 किए, तुम 3 किए, कोलिजन नहीं हुआ। लेकिन मेरा कोलिजन तुम्हारे साथ अब नहीं होगा, लेकिन किसी तीसरे के साथ हो सकता है ना? उसके साथ हो सकता है, उसको तो पता नहीं है कि हम और तुम आपस में क्या सामंजस्य बिठा के कितना बैक ऑफ टाइम लेके हम काम कर रहे हैं, वो तो रैंडमली भेज दिया।
अब मेरा और उसका कंटेंशन शुरू हो गया। अब उसके साथ हम अब बैक ऑफ टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहेगा और इसीलिए इसमें कोलिजन बहुत ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है यस सर। सर। एक एग्जांपल वहां पर देते हैं, हाँ, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। किस चीज का एग्जाम्पल नहीं समझे? सर जैसे कि यहाँ पर सर 2 का पावर अगर हम 2 लेते हैं सर 4 हो जाएगा, 4 - 1 3, और 3 से सर 0 1 2 3 तक लेंगे ना, हाँ, तो यही बात हम वही बोले मेरा ना। रैंडम देखो, नंबर होगा ना। जो रैंडम नंबर का चुनाव होगा वो के पे डिपेंडेंट है। यस के का वैल्यू अगर तीसरा चांस में हमारे हैं तो के का वैल्यू हमको मिलेगा 3, तीसरा चांस में मिलेगा, पहला चांस में 0, दूसरा चांस में 1, तीसरा चांस में मिलेगा 4। तो 4 जब के बराबर 4 है तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा 2 टू द पावर 4, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1 मतलब 15। 0 1 2 3 4 5 15 तक, 0 से 15 मतलब टोटल 16 रैंडम नंबर का चुनाव हमको फोर्थ स्थिति में मिलेगा। ठीक है, मान लो हम चुनाव करते हैं 4, 4 है ना, 4, और 5 मिली सेकेंड हमारा TFR है, 5 मिली सेकेंड TFR है, तो हमको 5 मिली सेकेंड गुना 4 टोटल 20 मिली सेकेंड के लिए हमको बैक ऑफ करना पड़ेगा। 20 मिली सेकेंड जैसे ही हो जाएगा हम डेटा सेंड कर देंगे। ठीक है, सेम टाइम में तुम चुनाव किए थे 2, तुम चुनाव किए थे 2, तो तुम्हारा 5 मिली सेकेंड गुना 2 10 मिली सेकेंड वेट करना है। तो कोलिजन हुआ, हम लोग दोनों वेट करना शुरू किए। ठीक है, तुम किए 2 तो 10 मिली सेकेंड हुआ, तुम सेंड कर दिए, हम इंतजार करेंगे 20 मिली सेकेंड हुआ तब हम सेंड करेंगे। तो मेरे तुम्हारे बीच में काफी डिस्टेंस है, डेटा में काफी डिस्टेंस है, 2 TFR का डिस्टेंस है, इसीलिए हमारा कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, सर आर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम या एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर टीपी और TFR एक ही है। हाँ हाँ बिल्कुल एक ही है, उसी से हमको मल्टीप्लाई कर देना है कि हम उसको कितना देर के लिए हमको वेट करना है। ठीक है, अब इसको समझो। प्योर अलोहा वल्नरेबल टाइम जो था हमारा 2 गुने FR था, 2 गुने TFR, इतना वल्नरेबल टाइम था। तो थ्रूपुट जो है प्योर अलोहा का जो निकाला जाता है वो ऐसे निकालते हैं कि S बराबर G गुना e टू द पावर -2g, ये फार्मूला है। ये इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो कैलकुलेट किया गया साइंटिफिकली। तो ये हमारा थ्रूपुट का फार्मूला है। तो अगर हम किसी चैनल पे अलोहा के केस में मैक्सिमम थ्रूपुट निकालना चाहे, इस मैक्सिमम थ्रूपुट मैक्सिमम, तो वो आता है हमारा 0.184, 0.184, या इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 18.4%, 18.4% यूटिलाइजेशन है बैंडविड्थ का। अगर मान लो हम अगर 100 kbps का कोई चैनल यूज कर रहे हैं तो हमको फाइनली 18.4 kbps हमको बैंडविड्थ मिलेगा। ठीक है, G बराबर 1/2 कहने का मतलब ये है कि G एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, और हमको पता था कि 2FR में 1 फ्रेम हम जनरेट कर रहे थे। ठीक है, 2FR में 1 फ्रेम जनरेट कर रहे थे, तो 1FR में 1/2, इसी से G निकाला गया है। क्योंकि हम बात करिए थे ना कि 2FR में वल्नरेबल टाइम है, तो अगर एक हम जो डेटा भेज रहे हैं उसके आगे पीछे नहीं रहेगा डेटा उतना TFR में, तो कोलिजन नहीं होगा। तो उसी 2 TFR को हम लोग एक टाइम में निकाले हैं तो आधा फ्रेम निकल के आता है। इसी के आधार पे हमारा ये पूरा का पूरा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन निकलता है प्योर अलोहा का। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये तुमसे निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा
ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या फिर तुम प्योर अलोहा के बारे में लिखोगे तो ये जरूर मेंशन करना कि वल्नरेबल टाइम क्या होता है और थ्रूपुट कैसे निकालते हैं। थ्रूपुट का फॉर्मूला इस बराबर जी गुने ई टू द पावर माइनस 2g है, और मैक्सिमम थ्रूपुट जो अलोहा का होगा वो 1804 का। ठीक है, सर इसके बाद ई क्या है? है ई के पावर -2g है, तो ये ई क्या है? ई एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंट का जो हम लोग यूज करते हैं ई, दैट इज द नंबर, एक्सपोनेंट नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लॉटेड अलोहा का। ठीक है, तो हम लोग स्लॉटेड अलोहा का बात अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक इसमें अगर कहीं कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अलोहा हमारा एकदम बेसिक है जो हम यूज करते हैं रेडियो वेव के पे, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी पे डेटा सारे स्टेशन सेंड करते हैं, और चूंकि वहां पे सारा स्टेशन रैंडमली यूज करता है डेटा सेंड करना, तो कोलिजन होगा। फर्स्ट टाइम में तो कोलिजन पक्का होगा। अगर कोलिजन हो जाता है तो हम लोग कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं। कोलिजन रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम दिया गया, एल्गोरिदम दिया गया है। वो एल्गोरिदम ये वाला है, जिसके आधार पे हम नंबर ऑफ टर्न के आधार पे रैंडम नंबर का चुनाव करते हैं, और उसी से हम बैक ऑफ टाइम निकालते हैं। बैक ऑफ टाइम मतलब उतना टाइम के लिए हमको बैक ऑफ करना है, सेंड नहीं करना है, रुक जाना है, कदम पीछे हटा लेना है। उसके बाद हम डेटा सेंड करेंगे। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ के बढ़ेगा वैसे वैसे रैंडम नंबर का रेंज बढ़ेगा, और वैसे वैसे हमारा कोलिजन का प्रोबेबिलिटी कम होता चला जाएगा। सोच के देखो, के मैक्सिमम 15 है, 15 है, मतलब हम 15 के बराबर 15 तक हम यूज कर सकते हैं। के बराबर 16 होगा तो अबॉर्ट कर जाना है। के बराबर 15 मान के देखो, 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 10 बराबर 224 होता है। ठीक है, और 5 और, तो कितना बड़ा रेंज हो जाएगा हमारे पास। उसमें कभी मतलब उस रेंज पे के बराबर 14-15 के रेंज पे तो कोलिजन होने का चांस नॉमिनल हो जाता है। तो 0 से लेकर 224 ही इतना बड़ा रेंज है कि उसमें अगर दो चैनल को, दो स्टेशन को चुनाव करने दिया जाए तो कितना बड़ा चुनाव करोगे तुम। उसके बाद भी ऐसा संभव है कि एक ही चुनाव कर ले आदमी, नहीं संभव। जैसे नो नंबर ऑफ सर। के बढ़ेगा वैसे वैसे कोलिजन का प्रोबेबिलिटी हमारा कम होता चला जाएगा, और फाइनली हम डेटा सेंड कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमको बार बार डेटा सेंड करना पड़ रहा है। के बराबर 0 पे सेंड किए, के बराबर 1 पे सेंड किए, के बराबर 2 पे सेंड किए। फ्रेम तो एक ही है, फ्रेम तो एक ही है, लेकिन हम 10 बार में या 15 बार में सक्सेस हो रहे हैं। इसीलिए हमारा यूटिलाइजेशन जो 18.4% हो रहा है। ठीक है, अटेंडेंस ले लिए हो गया। सर के का मान जो कहते तो बाइनरी में नहीं रहेगा? के का मान बाइनरी में रहेगा, तो 101001 करके लेना होगा ना। हाँ फैजान फिर से बोलो, नहीं सुने। बोल रहे हैं सर, अगर बाइनरी में रहेगा तो उसको 0-1 के ही रूप में लेना होगा ना, जितना लंबा लें। देखो, हम तो कंप्यूटर में तो डेसिमल का बात करते नहीं हैं। डेसिमल में किसी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को किसी भी डेसिमल नंबर पे काम कराना तो मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं। तो हम जो काम करेंगे वो सब बाइनरी पे या हेक्सा पे करेंगे। इंटरनली काम वही होगा 2 टू द पावर के, और उस चीज को उतना देर के लिए बैक ऑफ टाइम करना है, तो ये समझ में आना है। यस सर। सर डेटा 1 बाई 1 ही जा सकता है। फिर से नहीं समझ में आया, क्या पूछी प्रगति। डेटा 1 बाई 1 जाएगा, डेटा 1 बाई 1 नहीं जाएगा, डेटा फ्रेम बाई फ्रेम जाएगा। हम लोग फ्रेमिंग पढ़े हैं ना, डेटा जितना भी पढ़ना है, जितना डेटा भेजना है ऊपर से हमारा एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा चलता चला जाएगा और सब लेयर पे अपना अपना हेडर जोड़ता जाएगा, तो एक कंप्लीट फ्रेम बनेगा हमारा। वो पूरा का पूरा फ्रेम एक बार में भेजेंगे हम। उस फ्रेम में डेटा भी, पेलोड भी रहेगा, और उसमें आईपी एड्रेस भी रहेगा, मैक एड्रेस भी रहेगा, नेक्स्ट हब का भी एड्रेस रहेगा, उसमें रिडंडेंट बिट भी रहेगा एरर कंट्रोल का, बहुत सारी चीजें रहेगा। क्या पूछी प्रगति, फिर से पूछो।
सर आप जैसे बोल रहे हैं कि 0 to 1 1 to 0 to 1 1 to 2 ऐसे ऐसे डेटा जा सकता है और डायरेक्ट 0 to 15 नहीं जा सकता है फिर। ओहो नहीं 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 नहीं, वो डेटा सेंड करने की बात हम नहीं कर रहे हैं। डेटा सेंड करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो 0 to 1 जो 2 to the power k है वो हमको वेट Yes, करने sir. के लिए बोला गया है। वो हमको वेट करने के लिए बोला गया है। सपोज करो हम और तुम दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं और जो पहले गया जो बाद में गया, डॉक्टर किसी को तो बोलेगा ना वेट करने के लिए, आपका नंबर बाद में, आप बैठिए, ठीक है। तो हमको जो वेट करने के लिए बोला गया या तुमको जो वेट करने के लिए बोला गया वही बैक ऑफ टाइम है। बैक ऑफ टाइम का निर्णय कैसे होगा, बैक ऑफ टाइम का निर्णय कैसे होगा, उसके लिए तरीका बताया गया कि हम जितनी बार सेंड करेंगे, पहली बार डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे k बराबर 0, ठीक। अगर कोलिजन हो जाता है तब k बराबर 1 कर देंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे। फिर अटेम्प्ट करने के बाद के पहले k का वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेंगे, k बराबर 1 हो जाएगा। अब k बराबर जब 1 हो जाएगा उसके आधार पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन कितनी देर रुकेगा, ठीक है। तो k बराबर 1 मतलब 2 दी पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 और 1 के बीच में चुनाव करना है। मेरे पास भी 0 और 1 नंबर है, तुम्हारे पास भी 0 और 1 नंबर है। तुमको चुनाव करना है कि कितना देर तुम रुकोगी, कितना देर हम रुकेंगे। अगर मान लो हम 0 चुनाव करते हैं, तुम 1 चुनाव करती हो, तो हम इमीडिएट सेंड कर देंगे, तुम 1 सेकंड बाद करोगी, कोलिजन नहीं होगा। दुर्भाग्य से दोनों लोग 0 चुनाव कर लें या दोनों लोग 1 चुनाव कर दें, फिर कोलिजन हो जाएगा। तो हम लोग तीसरा अटेम्प्ट करेंगे डेटा सेंड करने के लिए, तब k का वैल्यू 2 कर देंगे। जब k का वैल्यू 2 करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 टू द पावर 2 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3, 0 1 2 3। अब 4 नंबर तुम्हारे पास है चुनाव करने के लिए और 4 नंबर मेरे पास है, 0 1 2 3 0 1 2 3। मान लो हम 1 चुनाव करते हैं, 1 चुनाव करते हैं तो हम 1 सेकंड के बाद भेज देंगे। तुम अगर 2 चुनाव करती है तो 2 सेकंड के बाद भेजोगी। तो मेरा जो पैकेट है 1 सेकंड आगे रहेगा तुमसे, तुम्हारा पैकेट हम मेरे पैकेट से 1 सेकंड पीछे है, तो नहीं कोलिजन होगा। यही है बस। k का वैल्यू वेट करने के लिए है, इंतजार करना है, नहीं कि साथे भेज देंगे तो फिर कोलिजन हो जाएगा। वेट करने का जो हमारा एल्गोरिथम है उसके लिए k इस्तेमाल हो रहा है। डेटा तो हमको सेंड करना है, हम YouTube से गाना डाउनलोड कर रहे हैं तो गाना ना मिलेगा, k का वैल्यू का मतलब है ना। YouTube तो गाना भेजेगा हमको, अब गाना भेज रहा है और अलोहा चैनल पे भेज रहा है तो बार बार कोलिजन हो रहा है, बेचारा बार बार ट्राई कर रहा है हमको गाना भेजने का। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अटेंडेंस हो गया होगा, कौन अटेंडेंस ले लीजिए सर। ले लिए ना नीतीश, कौन लिया, फैजान लिए? यस सर। चलो नीतीश, ओके बाय बाय।